अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छा, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो भाग के इसको सब्सक्राइब करके आएँ और फिर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बहुत ब्रीफली बस होर्डिंग डिसऑर्डर का सारा बताऊंगी, ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद डीएसएम से पढ़ाने का यही है कि डीएसएम में वो जो इतनी 3-4 आप लोगों ने पढ़नी है, एसोसिएटेड फैक्टर्स और फीचर्स, ये सब कुछ वो बस मैं आपको ब्रीफली छोटी छोटी करके वीडियोज़ के ज़रिए बता दूँ। अब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास आ जाता है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर जैसे कि ये पिक्चर आपको सजेस्ट करिए कि इसमें वो इंसान किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड ही नहीं कर पा रहा। वो अपनी कोई भी चीज़ जब उसके लिए इस्तेमाल शुदा नहीं है उसको फेंक ही नहीं पा रहा। वो क्यों है वो मैं आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को जब एक्सप्लेन करूँगी उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले आ जाता है वही चीज़ की परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी, कि उस इंसान को मुसलसल मुश्किल पेश आती है जब भी उसने अपनी कोई भी डिस्कार्डिंग और पार्टिंग मतलब कि अपने पोसेशंस को, अपनी चीज़ों को उसने डिस्कार्ड करना हो या फेंकना हो या किसी को देनी हो, दूर करनी हो, उससे ऐसा नहीं होता। अब बेशक उसके किसी इस्तेमाल की भी नहीं रही हो, लाइक फटे हुए कपड़े, पुराने जूते, फटे हुए जूते और वो चीज़ें जब हमारे इस्तेमाल आने के कोई इम्कानात ही नहीं है, वो भी वो चीज़ें नहीं फेंक पा रहा। ठीक, अब वो उन चीज़ों को क्यों नहीं फेंकता? बिकॉज़ अगर वो उनको फेंकने की कोशिश करता है उसको एंग्जाइटी फ़ील होती है, डिस्ट्रेस फ़ील होता है। उस डिस्ट्रेस को, मतलब वो डिस्ट्रेस सैडनेस, एंशियसनेस और कुछ भी हो सकता है, उस डिस्ट्रेस को वो अवॉइड करने के लिए उन चीज़ों को डिस्कार्ड करने के बजाय करना शुरू कर देता है और फिर सेव करना उसकी एक आदत बन जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सी क्राइटेरिया की। सी क्राइटेरिया है कि अगर वो उस चीज़ों उसको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अपने पोसेशंस को डिस्कार्ड करने के लिए, अपनी चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए, जिसकी वजह से वो उनको संभाल के रख रहा है। और ऐसे क्या होता है कि ऐसे बहुत से चंक्स उसके लिविंग एरिया में एक क्लस्टर सा बन जाता है इन्हीं सारी चीज़ों का, मतलब कि उसके जो लिविंग स्पेस जो सी है, मतलब उसका घर, उसके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिर्फ यही डिस्कार्डेड आइटम्स जो कि अब उसके किसी इस्तेमाल की नहीं हैं, वो अकोमोडेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अगर वो चीज़ें जो सी है वो अनक्लस्टर्ड हो भी जाए, मतलब कि कोई बंदा उनको अरेंज करके रख दे या फिर कोई फेंक फूंक भी दे, तो वो उसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स होंगे, उसकी अथॉरिटीज़ होंगे, उसके क्लीनर्स होंगे, वो जो चीज़ों को साफ़ करेंगे, वरना वो खुद से उन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर पाता और ना ही उन चीज़ों से दूर होना चाहता है। अब अगर हम होर्डिंग डिसऑर्डर को मज़ीद देखें तो इसमें वो क्यों ऐसा नहीं करता और अब हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट और इसको डिसऑर्डर कह देते हैं, वो तब जब ये जो सा उसका चीज़ों को डिस्कार्ड ना कर पाना एक एक्सट्रीम लेवल पे हो, जहाँ पे उसका सोशल, उसका ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल और दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग एरियाज़ लाइक पर्सनल लिविंग एरियाज़, लाइक उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स इन चीज़ों की वजह से ख़राब हो रही हो। उसकी कोई भी ऐसी चीज़ फंक्शनल एरिया है उसकी लाइफ का जो कि इस चीज़ की वजह से डिस्ट्रेस में या डिस्टर्ब्ड हो गया है, तो फिर हम इसको होर्डिंग डिसऑर्डर कंसीडर कर देंगे। अब होर्डिंग डिसऑर्डर जोन सा है, ये किसी भी दूसरे मेडिकल कंडीशन लाइक सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ और प्रेडर विली सिंड्रोम, इन सिंड्रोम्स और इन डिजीज़ के साथ एक्सप्लेनेबल ना हो। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 कि ये होर्डिंग डिसऑर्डर किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से एक्सप्लेनेबल ना हो, लाइक ऑब्सेशंस इन द ओसिडी। ठीक है, डिक्रीज्ड एनर्जी। अब एक होता है कि एक बंदा है, उसका एक बिलीव है कि अगर मैंने अपनी ये पोसेशन फेंका तो मे बी कोई इंसान इसके ज़रिए मुझ पे काला जादू कर दे, मुझे नुकसान पहुंचा दे। अब यहाँ पे क्या है, एक बिलीव अटैच्ड है और वो मे बी वो फॉल्स बिलीव और डिल्यूजनल हो, और वो डिल्यूजनल जोन से वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ आ जाए या ऑब्सेशंस की तरफ आ जाए, ऑब्सेशंस की तरफ आ जाए, तो फिर हम इसको होर्डिंग डिसऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे। होर्डिंग डिसऑर्डर सिंपली क्या है कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं फेंक रहा कि अगर उसने फेंक दिया, अगर वो अपनी चीज़ें डिस्कार्ड करता है तो उसको एंग्जाइटी फील होती है, उसको डिस्ट्रेस फील होता है और उस डिस्ट्रेस को वो अवॉइड करने के लिए उन चीज़ों को इकट्ठा करी जा रहा है। ठीक है, सिर्फ होर्डिंग डिसऑर्डर इतना से सिंपल सा। अब डिल्यूजन्स इन स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी इन मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, अगर मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में उसको एक फिक्सेशंस हो जाती हैं उसकी चीज़ों के साथ, एसोसिएशंस बिल्ड हो जाती हैं। अब अगर उसको वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ है और उस चीज़ के साथ उसकी फिक्सेशन हुई है, इस वजह से वो उस चीज़ को नहीं फेंक रहा, बाकी जो घर में और भी चीज़ें होंगी,
ठीक है, उनके साथ उसकी फिक्सेशन नहीं हुई, वो कोई फेंक के कोई जमा करे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वो चीज़ जिसके साथ उसकी एसोसिएशन हुई है वो हिलनी नहीं चाहिए। ये चीज़ है, और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर और रिचुअल्स की वजह से वो ऐसा कर रहा है, तो फिर वो होर्डिंग डिसऑर्डर में नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं विद एक्सेसिव अकोसेशन। If difficulty discarding possession is accompanied by excessive acquisition of items that are not needed or for which there is no available space, कि एक चीज़ के रखने के लिए जगह भी नहीं है, एक चीज़ आपको चाहिए भी नहीं है, फिर भी आप उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, विद गुड और फेयर इनसाइट, कि उस इंसान को पता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो गलत है। द इंडिविजुअल रिकग्नाइज दैट होर्डिंग रिलेटेड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स pertaining to difficult discarding atoms cluster और excessive acquisition आर प्रॉब्लमेटिक, कि उसको पता है कि मेरा ये बिहेवियर, मेरे ये बिलीव्स की चीज़ों को फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है, और अगर मैं फेंकूँगा एक डिस्ट्रेस सा फील होता है मुझे, ये सारा कुछ एक डिसऑर्डर है, और उसको अगर इस चीज़ के, और ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर उसको ये चीज़ की इंसाइट है तो ये गुड और फेयर इंसाइट के साथ हम स्पेसिफाई कर देंगे। पुअर इंसाइट के, अगर उस इंसान को पता ही नहीं है, वो इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड ही नहीं है कि होर्डिंग रिलेटेड बिलीव्स और बिहेवियर्स होती हैं, ठीक है, और वो ये भी नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लमेटिक है, वो कह रहा है इट्स गुड फॉर मी, तो ये क्या हो गया, ये पुअर इंसाइट हो गई। विद एब्सेंट इंसाइट एंड डिल्यूजनल बिलीव्स, कि अगर वो वही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि द इंडिविजुअल इज कम्प्लीटली कन्विंस्ड एंड होर्डिंग रिलेटेड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स पर्टेनिंग टू डिफिकल्ट, अब वो क्या कह रहा है, अगर उसका बिलीव इतना डिल्यूजनल हो जाए कि वो कहे कि ये चीज़ मैंने फेंकनी ही नहीं है, इसको मैंने एक बार इस्तेमाल किया, ज़िंदगी में मुझे दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती, मुझे नहीं किसी और को पड़ सकती है, मेरे घर में ये चीज़ होनी ज़रूरी है, जिस तरह पहले मुझे ज़रूरत पड़ी, ज़िंदगी किसने देखी है, मुझे पड़ सकती है। ठीक है, अगर उसका फिक्स्ड फॉर्म फेक बिलीव हो चुका है, जो कि इरेशनल भी सुनने में लगेगा, तो वो क्या हो जाता है, वो डिल्यूजनल बिलीव्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रिवलेंस की बात करते हैं, और ये आपने स्पेसिफायर्स वैसे देख लिए हैं ना, ये 4 स्पेसिफायर्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिवलेंस देख लेते हैं। प्रिवलेंस में होर्डिंग जो डिसऑर्डर जो है वो 15-19 ईयर्स के अराउंड अबाउट देखने में आया है। ठीक है, स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द इंडिविजुअल्स एवरीडे लाइफ फंक्शनिंग बाय द मिड-20s से ये शुरू हो जाता है, और मिड-30s में जाके ये इतनी सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट कोज कर देते हैं, तब जाके इसको डायग्नोज करते हैं। और पार्टिसिपेंट्स इन क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ जो उनसे थे वो 50s में थे, जो कि क्लिनिकल स्टडीज़ में पार्टिसिपेंट्स देखने में मिले हैं वो 50s में थे। और सिवियरिटी ऑफ होर्डिंग इंक्रीजेज विद ईच डिकेड, कि हर 10 साल बाद, ज़िंदगी के हर 10 साल के साथ इसकी सिवियरिटी इंक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि वो बिलीव, वो चीज़ फिक्स होती जाती है, इन फॉर्म होती जाती है, तो फिर इसकी सिवियरिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है, स्पेशली आफ्टर 30 के बाद तो कुछ ज़्यादा ही देखने में आया। वंस सिम्टम्स बिगैन द कोर्स ऑफ होर्डिंग इज़ ऑफन क्रॉनिक, ये होर्डिंग डिसऑर्डर जो है वो क्रॉनिक माना जाता है, विथ फ्यू इंडिविजुअल्स रिपोर्टिंग ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग कोर्स। उसके बाद रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले टेम्परामेंटल है। टेम्परामेंटल में इंडिसिसिवनेस, कि उस इंसान में इतनी इंडिसिसिवनेस है कि वो ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये चीज़ मुझे फेंक देनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे रख लेनी चाहिए। अगर मैंने फेंक दी और मुझे मेरे दोबारा इस्तेमाल में आ गई, फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से खरीदूँगा, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे संभालनी चाहिए, इसको नहीं फेंकना चाहिए, मेरी किसी काम आ जाएगी, इस तरह की इंडिसिसिवनेस के फेंकूँ के रखूँ। फिर है इन्वायरमेंट, ठीक है, कि इंडिविजुअल विद होर्डिंग डिसऑर्डर ऑफन रेट्रोस्पेक्टिवली reports stressful or traumatic life events preceding the onset of the disorder or causing an exacerbation। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट रहा है, जिसकी वजह से वो फिर उसने ये चीज़ों को जमा करना और अपनी चीज़ों को ना फेंकना, इस तरह का कोई एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया है। उसके बाद जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल और होर्डिंग बिहेवियर जो है वो फैमिलियर है, ठीक है, फैमिलियन है। और 50% जो इंडिविजुअल हैं जो कि होर्डिंग डिसऑर्डर को रिपोर्ट करते हैं, वो उसके रिलेटिव्स में भी कोई ना कोई होर्ड या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में होर्डिंग डिसऑर्डर देखने में आता है। ठीक, तो स्टडीज़ जो सी हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इंडिकेट करती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50% जो से हैं वेरिएबिलिटीज़ इन होर्डिंग बिहेवियर इज़ एट्रिब्यूटेबल टू द एडिटिव जेनेटिक फैक्टर्स, कि हाँ ये जेनेटिक फैक्टर्स में होगा। 50% जो है चांसेस होते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से वो इंसान जो है, नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसान एक होर्डिंग बिहेवियर जो है वो अडेप्ट कर रहा है।
अब मैं दोबारा से बता देती हूँ, 50% इंडिविजुअल्स ने रिपोर्ट किया कि उनके रिलेटिव्स में और उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में होर्डिंग डिसऑर्डर था, तो उनको भी होर्डिंग डिसऑर्डर रिपोर्ट हुआ है, होर्डिंग बिहेवियर रिपोर्ट हुआ है। नंबर 2 में हमने बात की ट्विन स्टडीज़ में कि उन्हें इंडिकेट किया 50% जो उनसी होती है ना, वेरिएबिलिटी होती है होर्डिंग बिहेवियर की, और वो एट्रीब्यूट है एडिटिव जेनेटिक फैक्टर्स के साथ, कि एडिटिव जेनेटिक फैक्टर्स में होर्डिंग डिसऑर्डर आ जाता है उनके, और नॉन शेयर इन्वायरमेंटल फैक्टर की चीज़ों को शेयर नहीं करना, अपने पास ही रखनी, अपनी चीज़ें संभाल के रखनी है, पोसेशंस को संभाल के रखने हैं, इस तरह का एक जो सा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है ना, उसकी वजह से भी फिर ये होर्डिंग डिसऑर्डर डेवलप होता है। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी है, और कोई भी क्वेश्चन है जो कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। अब वीडियो को लाइक करें, पूरी तो आपने देख ही ली होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।